वेलकम माय क्लास। आज के हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। इसको राइबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, राइबो न्यूक्लिक ठीक है। नाम से स्पष्ट है कि ये जो एसिड है, ये जो आरएनए है, वो कहाँ पाया जाता होगा? न्यूक्लिक नाभिक में पाया जाता हो, इसलिए इसको भी नाभिकीय अम्ल के नाम से जाना जाता है। इससे पहले नाभिकीय अम्ल के बारे में हम डीएनए के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, ठीक है। हुबहू इसमें भी वही चीज आपको दिखाई देंगे, कुछ खास चीज इसमें दिखाई देंगे, उसको मैं अलग से आपको खास तरीके से बता दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। ये जो आरएनए होता है, तो मैंने आप लोग को डीएनए के बारे में बताया था। डीएनए होता था वो कैसा होता था? डबल स्ट्रैंड का होता था। डीएनए कैसा होता था? डबल स्ट्रैंड का होता था। लेकिन ये जो आरएनए होता है वो होता है एकल सूत्री होता है। इसको आपको खास रूप से ध्यान रखना है। ये होता है एकल सूत्री, मतलब सिंगल्ड होता है। एक सामान्य संरचना इस प्रकार से इसकी सामान्य संरचना होती है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। तो ये जो होता है वो इसमें खासकर राइबोस, ठीक है, राइबोस नामक पेंटोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए जो आरएनए होती है उसमें खास तौर पे राइबोस नामक पेंटोस शर्करा पाई जाती है। इसको हम लोग याद रखेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं? राइबोस नामक पेंटोस शर्करा ये होती है, वो पाया जाती है यहाँ पे। राइबोस नामक पेंटोस शर्करा हमारे आरएनए में जो पाया जाता है उसके माध्यम से ये चीज है। अब ये जो होता है, खासकर ये जो हमारा आरएनए होता है वह केवल और केवल खास तरीके से कोशिका द्रव्य में अधिकाधिक पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें ही आरएनए का पाया जाना अधिकाधिक संभव होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। वास्तविक में जब ये कोशिका द्रव्य पाया जाता है तो किसी के साथ बंधन में नहीं रहता, वो ऑलरेडी अपने आप स्वतंत्र मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है? ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपको मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और बात करें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। इनकी सेल्स में आती है वो पाया जाता है। और दूसरी बात, खास तौर पे बात करें जिस विषाणु की हम बात करते हैं, वायरस जिनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है, वो पादप वायरस यदि होगा, पादप विषाणु यदि है, और पादप विषाणु यदि वो है तो उसमें केवल अधिकाधिक रूप से क्या पाया जाएगा? आरएनए के ही नाभिकीय अम्ल पाया जाता है। पादप विषाणुओं में जो होता है उसमें केवल और केवल अधिकाधिक रूप से क्या पाया जाता है? आरएनए ही पाया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, जिससे कि मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि यह जो होता है वो एकल सूत्री होता है, सिंगल होता है। और सिंगल होने के कारण से इसमें कोई सीढ़ीनुमा संरचना जैसी संरचना नहीं होता है। लेकिन कभी कभार क्या करता है, ये जो एकल सूत्री लंबी ऊपरी संरचना होने के कारण से एक सिंगल रस्सी जो होता है अपने आप में ऐंठन मार के ऐसा डबल हो सकता है। उसी प्रकार ये सिंगल जो आरएनए होता है वो कई बार ऐसा सिंगल होने के साथ साथ अपना ही जब इस प्रकार से ऐंठन प्राप्त करके क्या कर लेता है? द्विसूत्री हो जाता है। अन्यथा वह श्रृंखलित ही रहता है, सिंगल ही रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, आरएनए के बारे में ही बात करने वाले हैं, जिसमें भी इनकी रासायनिक संगठन के बारे में बात करेंगे। तो डीएनए के समान भी, डीएनए के समान इसमें भी दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। यो नाइट्रोजनी क्षारक की बात करता हूं तो ये नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होता है। इसमें भी होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पेरिमिडिन, ठीक है। तो ये प्यूरिन और पेरिमिडिन पाया जाता है। जिस प्रकार मैंने आप लोग को बताया था कि डीएनए में प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है और पेरिमिडिन में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है।
तो ये जो प्यूरिन होता है उसमें पाया जाता है एडेनिन और पाया जाता है ग्वानिन, और थ्रीओमिन में पाया जाता है, डीएनए की बात करें तो इसमें पाया जाता था साइटोसिन और थायमिन। क्योंकि हम आरएनए पढ़ रहे हैं जिसके कारण से ये थायमिन, केवल एक ही चीज है थायमिन, वो नहीं पाया जाके इसके बदले क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो हमको ध्यान में रखना होगा कि प्यूरिन और प्यूरिन इसमें भी नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, लेकिन ये जो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक आपके पास है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के बजाय क्या आ जाएगा, यूरेसिल। ठीक है, अब ये रासायनिक संगठन के माध्यम से हमारा आरएनए का निर्माण होता है। अब इनके जो रासायनिक सूत्र है वो आपको मैं छोटे छोटे आपको बता देता हूँ। जैसे कि बात करते हैं हम लोग एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल की। चलिए एडेनिन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं। उनमें जितने नाइट्रोजनी क्षार वगैरह जो उनमें पाया जाता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के हमेशा कितने बॉन्ड होते हैं, वो अपनी संयोजकता के अनुसार से केवल और केवल 3 बंध से ही जुड़ता है। और कार्बन के हमेशा कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक 2 3, तो ये हो जाएगा 4, नाइट्रोजन का हुआ 1, तो ये 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका नाइट्रोजन के 3, कार्बन के 1 2 और ये 3 हो गया है, तो एक बंध से और जुड़ेगा ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के भी हमको कितने चाहिए, 3, तो एक H से जुड़ा 2 हो गया और ये जुड़ जाता है कार्बन से। तो इस प्रकार से ये किसकी संरचना है, एडेनिन की। ठीक है, ये रहा एडेनिन का संरचना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। चलिए ये मिटा देता हूं मैं। आगे बात करते हैं ग्वानिन की संरचना के बारे में। तो ग्वानिन भी इन्हीं के समान कुछ सामान्य संरचना होती है जिसमें हुबहू होती है। ये नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, ठीक है, अपने बेंजीन रिंग की तरह संरचना है, बहुत सारे पढ़े हैं। उसी प्रकार से सामान्यतः एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल की सारी संरचनाएं होती है वो कैसे होती है, सामान्य होती है। तो नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन के बाद डबल बॉन्ड के साथ कार्बन फिर से जुड़ा हुआ है, फिर से नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, वही कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है 1 2 होने के कारण इसमें हम हाइड्रोजन लगाएंगे, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन की संयोजकता यहाँ पे 3 ही दिख रहा है, तो इससे हम 4 से संतुलित कर लेंगे। यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो यहाँ पे कितनी दिख रही है, 2 ही दिख रही है कि 1 ही दिख रही है। हमको यहाँ पे ध्यान लगाना पड़ेगा कि वास्तविक में उसकी श्रृंखला जो होती है, कार्बन की संयोजकता होती है, वो पूरा हो रही है कि नहीं हो रही है। तो H2 लगा देंगे, CH2, तो 2 लग जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 1 2 3, C, तो H 1 2 3, ये 4, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, और ये डायरेक्ट इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 1 2, तो इसके साथ नाइट्रोजन का एक और बंद आ जाएगा, हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से किसकी संरचना बन गई है, ये था आपका ग्वानिन का। हर एक के कार्बन के 4 बंद रहेंगे, नाइट्रोजन के 3 रहेंगे और हाइड्रोजन का 1 रहेगा। चलिए आगे की संरचना देखते हैं हम लोग। इसमें एडेनिन और आपका ग्वानिन की संरचना तो बन गई है। अब बनाएंगे हम लोग साइटोसिन और यूरेसिल का। तो साइटोसिन और यूरेसिल का संरचना एडेनिन और ग्वानिन की अपेक्षा कैसा, थोड़ा सा सरल है, क्योंकि उसमें चक्रीय संरचना होती है, वह सिंगल होता है। नाइट्रोजन की संयोजकता मैं बार बार बात कर रहा हूं, कितनी होती है, 3 होती है। तो ये हो गया नाइट्रोजन के 1 2 3। कभी भी आप डायग्राम वगैरह बना रहे हो, ऐसी श्रृंखला संरचना बना रहे हो, तो इनमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि आप पहले ही से सीखते आए हो। 1 2 3 और ये 4, ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। 1 2 3 हो गया है ऑलरेडी, तो वो केवल 1 से जुड़ेगा, ये हो गया आपका नाइट्रोजन के साथ।
तो नाइट्रोजन का 1 2 3 हो गया है, तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो संरचना है, ये जो संरचना है वो ऑक्सीजन के 2 था, इसलिए यहाँ पे कितने मिल गए मेरे को, सिंगल बॉन्ड। अब हम लोग दूसरी संरचना देखेंगे, ये था आपका किसका, साइटोसिन का। नेक्स्ट आता है आपका यूरेसिल। तो यूरेसिल की भी संरचना आपको वही मिलेगा, कोई डिफरेंट नहीं मिलने वाला है, केवल थाइमिन के बजाय आरएनए में कौन आया है, यूरेसिल आया है। तो वही संरचना आपको मिलने वाली है। नाइट्रोजन, ये H, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा आपका नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ा CH, डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 1 2 3 4 1 2, तो यहाँ के इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H, इसके भी हो गए 4, इसका 1 2 हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 1 2 3, अब ये 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्बन, तो 1 और 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 के साथ कितना हो जाएगा, 4, तो कार्बन के वहाँ पे भी 4 हो गए। और ये रहा आपका यूरेसिल की संरचना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपके आरएनए के सारे लक्षण आपको आसानी से पता चल जाएंगे, और ये जो उनके 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं उनके भी संरचना आपके सामने रखा गया। थैंक यू।